अंगूरी मेरे पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से कि वो अपने पति की दूसरी बीवी है। सो उसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून हो तो इसका मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहली विवाह की जून में, इसलिए नई हुई। और दूसरे, वह इस बात से भी नई है कि उसका गौना हुए अभी जितने महीने हुए हैं ना, वे सारे महीने मिलकर भी एक साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए। प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगोछा भले ही पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भीगा होता, चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद वह अंगोछा पानी से ही भीगा होता है। इस पर साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगोछा निचोड़ देता है, तो जैसे कह रहा होता है, उस मरने वाले की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूं और अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे आंसुओं से भीगा हुआ अंगोछा भी सुखा दिया है। इस तरह प्रभाती का इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। पर एक तो अंगूरी अभी आयु में बहुत छोटी थी और दूसरे, अंगूरी की माँ गठिया के रोग से जुड़ी हुई थी, इसलिए भी गौने की बात 5 सालों पर जाकर पड़ गई थी। और एक एक कर 5 साल भी निकल गए थे। और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गौना करने गया था, तो अपने मालिकों को पहले ही कह गया था कि वो अब नई बहू को भी साथ लाएगा और शहर में अपने साथ रखेगा, या फिर वो भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में से वे 2 जनों की रोटी नहीं देंगे। लेकिन जब प्रभाती ने यह बात कही कि उसकी बीवी कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोत कर अपना चूल्हा बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक यह बात मान गए थे। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट न उठाया था, पर फिर धीरे धीरे उसका घूंघट झीना हो गया था। वह पैरों में चांदी की झांझरें पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पाँव में होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वो दिन के अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पाँव के साथ साथ चलती थी। ये क्या पहन रखा है अंगूरी? ये तो मेरे पैर की छैल चूड़ी है। और यह उंगलियों में? ये तो बिछुआ है। और यह बाहों में? ये तो पछेला है। और माथे पर? आला बंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना? तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाँका टूट गया है। कल शहर में जाऊंगी, टाँका भी गड़ाऊंगी और नाक कील भी लाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी था, इतना बड़ा, मेरी सास ने दिया नहीं, अपने पास रख लिया। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती थी और एक नखरे से ही दिखाती भी थी। पीछे जब मौसम फेरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वह बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास ज़रा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही है और उस सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला लेते हैं, जिससे कि कुएं के गर्द अक्सर पानी गिरा रहता है और यह जगह बहुत ठंडी भी रहती है। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो ना। ना ना, मुझे नहीं सीखना। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। अच्छा, औरतों को पाप लगता है, मर्दों को नहीं लगता? ना, मर्द को नहीं लगता। ये तुमसे किसने कहा है अंगूरी कि औरतों को पाप लगता है? मैं जानती हूं। फिर तो मैं पढ़ती हूं, मुझे पाप लगेगा, है ना? शहर की औरत को पाप नहीं लगता बीबी जी, गांव की औरत को पाप लगता है। आपको पाप नहीं लगेगा?
मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गुथा हुआ था। कहते हैं औरत आटे की लोई होती है, पर कईयों के बदन का मांस उस ढीले आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी भी गोल नहीं बनती, और कईयों के बदन का मांस बिल्कुल खमीरे आटे जैसा, जिसे बेलने से फैलाया भी नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी के बदन का मांस इतना सख्त गुंदा होता है कि रोटी तो क्या, पूरियां बेल लो। मैं अंगूरी के मुंह की ओर देखती रही, अंगूरी की छाती की ओर, अंगूरी की पिंडलियों की ओर, और वह इतने सख्त मैदे की तरह गुंदी हुई थी जिससे मठरियां तली जा सकती थीं। और मैंने इस अंगूरी का प्रभाती भी देखा हुआ था, ठिगने कद का, ढलके हुए मुंह का, कसोरे जैसे। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर उसके खाविंद के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में आटे की इस घनी गुथी लोई को पकाकर खाने का हकदार नहीं है, वह इस लोई को ढककर रखने वाला कठवत है। इस तुलना में मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैंने अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं होने दिया। इसलिए उससे मैं उसके गांव की छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें करने लगी, माँ बाप की, बहन भाइयों की, और खेतों और खलिहानों की बातें। ऐसा करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी होती है ना, 5-7 साल की, जब वे किसी के पाँव पूज लेती है। कैसे पूछती है पाँव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरह से बाप ने पाँव पूज लिए अंगूरी, लड़की ने कैसे पूजे? बीबी जी, लड़की की तरफ से तो पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। नाना बीबी जी, लड़कियां नहीं देखती हमारे गांव में। लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती? ना ना, कोई भी लड़की नहीं देखती। ना ना बीबी जी, नहीं देखती। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी, पर फिर कुछ सोच समझकर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती हैं ना, वे देखती हैं बीबी जी। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं? कोई कोई। जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता? मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने से भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है फिर वे प्रेम क्यों करती हैं? जे तो बात ये होती है बीबी जी कि कोई आदमी जब किसी की छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है। अच्छा, कोई क्या खिला देता है उसको? मैंने आश्चर्य से पूछा। एक जंगली बूटी होती है बीबी जी, बस वही बूटी पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है, छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है। दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता बीबी जी। सच? मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या? वह तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी बीबी जी, और नहीं तो क्या। वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। वह उसको बहुत सारी चीज़ें लाकर देता था। शहर से धोती लाता था, चूड़ियाँ भी लाता था शीशे की, और मोतियों की माला भी लाता था। ये तो चीज़ें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर उससे प्रेम क्यों करने लगी थी वो? प्रेम तो यूं भी तो हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाएं, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? तूने वो जंगली बूटी देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपाकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई या पान नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी बीबी जी, किया पाएगी। कहने को तो अंगूरी ने कह दिया, पर फिर शायद उसे सहेली का स्नेह याद आ गया या तरस आ गया। दुखी मन से कहने लगी, बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाती थी। क्या गाती थी?
पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई जड़ी बूटी खा लेता है ना, बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ नहीं पूछा। और अब थोड़े ही दिनों की बात है, एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, पर आज उसके पैरों की झांझरों पता नहीं कहाँ खो गई थी। मैंने किताब से सिर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? और चुपचाप मेरी आंखों में देखने लगी। लगता है इसने भी जंगली बूटी खा ली है, मैंने सोचा। फिर पूछा, क्यों? अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा अंगूरी? यह बात दोपहर की थी। शाम को जब मैं बाहर आई तो वो वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके होठों पर गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसा। मेरी मुंदरी में लागो नगीनवा, हो बैरी कैसे काटूं जो बनवा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली और चुप हो गई। तुम तो बहुत मीठा गाती हो अंगूरी, आगे सुनाओ ना गाकर, मैंने कहा। अंगूरी ने अपने कांपते आंसू वहीं पलकों पर रोक लिए और उदास लफ्जों में बोली, मुझे गाना नहीं आता बीबी जी। आता तो है, मैंने कहा। ये तो मेरी सखी गाती थी बीबी जी, उसी से सुना था। अच्छा तो मुझे भी सुनाओ ना पूरा गाना। ऐसे ही गिनती है बरस की बीबी जी, 4 महीने ठंड होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। और उसने 12 महीनों का हिसाब ऐसे गिना दिया जैसे वो अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रही हो। अंगूरी, और वह एकटक मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। मन में आया कि पूछूं कि कहीं तुमने जंगली बूटी तो नहीं खा ली, पर पूछा कि तुमने रोटी खाई है? अभी नहीं बीबी जी, सवेरे बनाई थी। चाय पी तुमने? चाय? आज तो दूध ही नहीं लिया बीबी जी। क्यों नहीं लिया दूध? बीबी जी दूध तो वो रामतारा, वह हमारे मोहल्ले का चौकीदार था, रामतारा। पहले वो हमसे ही चाय लेकर पीता था, लेकिन जब से अंगूरी आई थी सवेरे कहीं से दूध ले आता और अंगूरी के चूल्हे पर गर्म करके चाय बनाता। अंगूरी, प्रभाती और रामतारा तीनों मिलकर चाय पीते। और तभी मुझे याद आया कि रामतारा तो 3 दिन से अपने गांव गया हुआ है। मुझे अपने इस दुख पर भी हंसी आई और कहा कि क्या तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी है? ना बीबी जी। और रोटी भी नहीं खाई है ना? अंगूरी से कुछ बोला नहीं गया, बस आंखों में उदासी भरे वहीं खड़ी रही। मेरी आंखों के सामने रामतारे की आकृति घूम गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, अच्छा बोलना, पहनने का सलीका था। अंगूरी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? मैंने पूछा। सुनकर अंगूरी के आंसू बह निकले और गीले अक्षरों से बोली, मैंने तो सिर्फ चाय पी थी बीबी जी, कसम लगे कभी मैंने उसके हाथ से पान ना खाया ना मिठाई खाई, कहीं उसने चाय में ही। और उसकी बाकी की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली मनमोहक कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।